पूरे भारत में रसोई गैस के लिए लंबी लंबी कतारें, घर में पड़े खाली सिलेंडर और आसमान छूती कीमतें। आखिर देश में जो ये एलपीजी का संकट आया है, इसके पीछे का सच क्या है? चलिए आज इसी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस संकट को हम आंकड़ों में तो समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले इसकी असली कीमत को देखते हैं। और ये वो कीमत है जो लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। ये कहानी है 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की। तारीख थी 13 मार्च 2026, जगह पंजाब। सोचिए, वो सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों से लाइन में लगे थे, और वहीं उसी कतार में कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई। और भूषण कुमार मित्तल की कहानी अकेली नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में नज़ारा कमोबेश यही है। सिलेंडर के लिए मीलों लंबी, कभी न खत्म होने वाली कतारें। अब इसका असर देखिए, एक तरफ रेस्टोरेंट पर ताले लग रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े शहरों में फूड डिलीवरी के जो ऑर्डर हैं वो 50 से 60% तक गिर गए हैं। मतलब घरों के साथ साथ बाजार की रसोई भी ठंडी पड़ गई है। तो जाहिर है, जब ऐसी हालत होगी तो लोगों में हताशा और गुस्सा तो बढ़ेगा ही। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन के वीडियो की बाढ़ आ गई है, और कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग बेबस होकर गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों को लूटने पर मजबूर हो गए हैं। और देखिए, जहां भी किसी चीज की किल्लत होती है वहां फौरन कालाबाजारी शुरू हो जाती है। इस चार्ट पर नजर डालिए। जो सिलेंडर सरकार की तरफ से 900 रुपए का है, वही दिल्ली के ब्लैक मार्केट में 3000 रुपए का बिक रहा है, और दूसरे शहरों में तो ये आंकड़ा 6000 तक पहुंच गया है। मतलब 6 गुना से भी ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा पेंच है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन। एक तरफ है ये जमीनी हकीकत जो हम सब देख रहे हैं, और दूसरी तरफ है सरकार का बयान। और कमाल की बात यह है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री भी शामिल हैं, वो लगातार एक ही बात कह रही है कि देश में गैस की कोई कमी है ही नहीं। उनके मुताबिक ये जो अफरा तफरी मची हुई है, ये सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह से है। मतलब लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर हम सरकार के दावों और उनके ही उठाए गए कदमों को आमने सामने रखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। सवाल उठता है कि अगर कोई कमी नहीं है तो फिर अचानक कीमतें क्यों बढ़ाई गई? सप्लाई की राशनिंग क्यों की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर सब कुछ ठीक है तो विदेशों से इमरजेंसी में गैस मंगाने के आदेश क्यों दिए गए? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए, इन अलग अलग बयानों के शोर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और असली वजह की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सिलेंडर खाली क्यों हैं? देखिए, भारत हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, और ये डोनट चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हम बाहर से आने वाली गैस पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। पूरे 60% गैस हम आयात करते हैं। और असली समस्या यहीं से शुरू होती है। हमारा लगभग 90% आयात सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से होता है। यह है 33 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब हुआ यह कि हाल ही में ईरान के साथ हुए संघर्ष के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि भारत की आधी से ज्यादा सप्लाई लाइन एक झटके में कट गई। और हमारी तैयारी का आलम यह है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन से भी कम का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। जी हां, सिर्फ 2 दिन। ये एक छोटा सा आंकड़ा हमारी कितनी बड़ी कमजोरी को सामने लाकर रख देता है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये संकट कोई अचानक नहीं आया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जनवरी 2026 में ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ईरान संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के खतरे की चेतावनी दे दी थी। फरवरी में संघर्ष शुरू हुआ और रास्ता बंद भी हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से पहली सार्वजनिक कार्रवाई मार्च में की गई, यानी 1 हफ्ता बीत जाने के बाद। अब सवाल तो उठेगा ही कि जब खतरे की घंटी महीनों पहले बज चुकी थी तो वक्त रहते तैयारी क्यों नहीं की गई? इस देरी की वजह क्या थी? तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब आज देश के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं। रसोई में गैस वापस कब आएगी? ये किल्लत आखिर खत्म कब होगी? देखिए, आगे का रास्ता काफी उलझा हुआ है। मोटे तौर पर 4 संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फौरन राहत देने वाली नहीं दिख रही। पहली कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन ईरान के नए कट्टरपंथी नेता के चलते बातचीत बहुत मुश्किल है। दूसरी कि अमेरिका, नॉर्वे जैसी जगहों से वैकल्पिक सप्लाई आए, पर जो सप्लाई आ रही है वो तो एक दिन की जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रही। तीसरी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाए, लेकिन ईरान ने वहां पानी में माइंस बिछा दी हैं, तो ये भी बहुत मुश्किल लगता है।
और चौथी संभावना है कि भारत और ईरान के बीच कोई खास समझौता हो जाए, जिस पर अभी बातचीत चल ही रही है, कोई पक्की खबर नहीं है। तो इन सभी बातों को अगर मिला दें तो जो एक यथार्थवादी अनुमान बनता है वो यही है कि इस किल्लत से पूरी तरह निकलने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो जब तक ये बड़ी जियोपॉलिटिकल गुत्थी सुलझती नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिनसे शायद थोड़ी राहत मिल सके। जैसे कि अगर घर में बिजली की सप्लाई ठीक-ठाक रहती है तो इंडक्शन कुकर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की लाइन है, उसके लिए रजिस्टर कराया जा सकता है। और एक बहुत ज़रूरी काम, जो काला बाजारी कर रहे हैं उनकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर करके इस लूट को रोकने में मदद की जा सकती है। और हाँ, खुद भी घबराहट में आकर अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने से बचना चाहिए, इससे हालात और ख़राब ही होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये सारे समाधान हर किसी के लिए नहीं हैं। खासकर ग्रामीण भारत की बात करें, जहां ना तो 24 घंटे बिजली आती है और ना ही पीएनजी की लाइनें हैं। वहां तो लाखों महिलाओं के लिए ये संकट उन्हें वापस उसी धुएं और कालिक वाले चूल्हे की तरफ धकेल रहा है, जिसे वो सालों पहले बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ पाई थीं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रतिगमन है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। एक ऐसा संकट जिसकी चेतावनी महीनों पहले दी जा चुकी थी, उसकी असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है? वो आम इंसान जो घंटों कतारों में खड़ा है, या वो नीति निर्माता जिनकी तैयारी में शायद कोई बड़ी चूक हो गई?